नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम बात कर रहे थे कक्षा 12 मानव भूगोल अध्याय नंबर 7 परिवहन के बारे में। और परिवहन में हमने पिछले वीडियो में बात की थी जल परिवहन के बारे में। और जल परिवहन में आज हम स्वेज नहर की बात करेंगे। क्या है स्वेज नहर? देखिए, यहाँ पर स्वेज नहर की अगर हम बात करें तो स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ने के लिए किया गया। प्रश्न आया कि स्वेज नहर का निर्माण क्यों किया गया? 1869 ईस्वी में भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ने के लिए। यह यूरोप को हिंद महासागर में एक नवीन मार्ग प्रदान करता है। देखिए, जो यूरोप है, यूरोप में अटलांटिक जो महासागर है, यहाँ से ये हिंद महासागर की ओर जो है ये मार्ग जुड़ा हुआ है स्वेज नहर के माध्यम से। तो यह यूरोप को हिंद महासागर में क्या करता है? एक नवीन मार्ग प्रदान करता है। लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 160 किलोमीटर और चौड़ाई है 11 से लगा करके 15 मीटर तक। यहाँ से प्रतिदिन 100 जलयान आवागमन करते हैं। जो स्वेज नहर है, इस स्वेज नहर से प्रतिदिन है 100 जलयान आवागमन करते हैं। जलयानों को नहर पार करने में 10 से 12 घंटे लगते हैं। जो जलयान है, इनको स्वेज नहर पार करने में कितना समय लगता है? 10 से लगा करके 12 घंटे तक इनको लग जाते हैं। इसके सहारे सहारे एक नौगम्य ताज़ा पानी की नहर भी जाती है। जो स्वेज नहर है, इसके सहारे सहारे एक नौगम्य ताज़ा पानी की नहर भी जाती है। ये बात थी स्वेज नहर की। स्वेज नहर के बाद में हम अगली नहर पनामा नहर की बात करेंगे कि पनामा नहर क्या है। तो आइए देखिए पनामा नहर क्या है। यह नहर पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ती है। स्वेज नहर के बाद में अब बात कर रहे पनामा नहर की। तो पनामा नहर क्या है? यह नहर कौन सी नहर? पनामा नहर पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से क्या करती है? जोड़ने का कार्य करती है। पनामा नहर का निर्माण किसने करवाया? तो निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा पनामा जलडमरू मध्य की आर पार। जो पनामा जलडमरू मध्य की बात करें तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में जो जलडमरू मध्य है वो पनामा जलडमरू मध्य है, जो पनामा नहर से अलग होता है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो इसका निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा पनामा जलडमरू मध्य के आर पार किया गया। यह नहर 14 अगस्त 1914 को बनकर तैयार हो गई। कब बनकर तैयार हुई पनामा नहर? 14 अगस्त 1914 को। लंबाई है इसकी 72 किलोमीटर। लेकिन कुल जलबंध तंत्र की बात करें तो कुल जलबंधक तंत्र इस पर बने हुए 6 जलबंधक तंत्र। अमेरिका ने दोनों ही और 8 किलोमीटर क्षेत्र को खरीद लिया। अमेरिका ने दोनों ओर के 8 किलोमीटर क्षेत्र को खरीद कर क्या किया? इसका नाम परिवर्तन किया। और क्या नाम दिया? नहर मंडल इसका नाम दिया। तो अमेरिका ने दोनों ही ओर 8 किलोमीटर क्षेत्र को खरीद कर इसे नहर मंडल का नाम दिया। ये हुई बात पनामा नहर की। तो ये स्वेज नहर और पनामा नहर दोनों मुझे थोड़ी इंपॉर्टेंट लगी, इसलिए मैंने यहाँ पर बताया। बाकी संपूर्ण सार हमारे टेलीग्राम चैनल पर है इनका। लेकिन स्वेज नहर और पनामा नहर की ये हुई बात। देखिए, परिवहन के साधनों में हम आगे बात करेंगे वायु परिवहन की कि वायु परिवहन क्या है। वायु परिवहन की बात करें तो यह परिवहन का सबसे महंगा साधन है। अगर सबसे महंगे साधनों की बात करें परिवहन के साधनों में तो वह है वायु परिवहन का साधन। लेकिन वायु परिवहन के लाभ क्या है वो देखते हैं, क्योंकि लाभ से प्रश्न आ सकता है, इसलिए वायु परिवहन के लाभ देखते हैं कि वायु परिवहन के लाभ क्या क्या है। यह परिवहन का सबसे तीव्रतम साधन है। पहला लाभ तो यही है वायु परिवहन का कि यह क्या है? परिवहन का सबसे तीव्रतम साधन है। इसके माध्यम से यात्रियों के अलावा मूल्यवान और शीघ्र नष्ट होने वाली अनेक वस्तुओं को कम समय में ही पहुंचाया जा सकता है। वायु परिवहन का ऐसा साधन है जिसके माध्यम से यात्रियों को तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। यात्रियों के अलावा विभिन्न प्रकार की भारी वस्तुएं हो या फिर शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं हो, उनको बहुत जल्दी नष्ट होने से पहले ही दूसरे स्थानों तक पहुंचाया जा सकता है। इसके माध्यम से दुर्गम स्थानों जैसे पर्वत, पहाड़, मरुस्थल, जंगल आदि को भी बड़ी सुगमता से या आसानी से पार किया जा सकता है। मतलब चाहे दुर्गम स्थान कोई पहाड़ हो, जंगल हो, कोई पर्वत हो या कोई मरुस्थल है, इनके होते हुए भी मतलब चाहे मरुस्थल, जंगल कुछ भी हो, उसके बावजूद भी वायु परिवहन के माध्यम से
किसी भी वस्तु या यात्रियों को आसानी से पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि वायु परिवहन जो है हमारे वायुमंडल में उड़ता है। इस वजह से इस वायु परिवहन जो परिवहन का साधन है, जैसे एरोप्लेन वगैरह, इनका दुर्गम स्थान, पर्वत, पहाड़ से कोई मतलब नहीं है। इनके होते हुए भी जो है ये बड़ी लंबी दूरी को आसानी से पार कर सकता है। तो इसके बाद में अगला लाभ है, वायु परिवहन ने दुनिया में संपर्क क्रांति ला दी। क्यों ला दी? क्योंकि विश्व में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जो 35 घंटे से अधिक की दूरी पर हो। 35 घंटे से अधिक की दूरी पर कोई भी स्थान नहीं है। इसलिए विश्व के कोने कोने में आज वायु परिवहन का बहुत महत्व बढ़ गया है। जो यहाँ पर हर कोने कोने में, दुनिया के हर कोने कोने में है, जो एरोप्लेन के माध्यम से, इनके माध्यम से यात्रियों को और वस्तुओं को कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा रहा है। और विश्व का कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जो 35 घंटे से अधिक दूरी पर हो। इसके द्वारा वर्षों और महीनों की दूरियां कुछ घंटों तथा जो है कुछ समय में ही तय की जा सकती है। इसके द्वारा क्या, वर्षों और महीनों की जो दूरियां है ना, वो कुछ समय या कुछ घंटों में ही तय की जा सकती है। ये थे वायु परिवहन के लाभ। वायु परिवहन के लाभ के बाद में हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, और हमारा अगला टॉपिक होगा वायु परिवहन के बाद में संचार। लेकिन संचार की बात करेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।